गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बाल निकेतन यूनिवर्सिटी स्कूल की आज की अपनी विषय की पहली 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। देखो आज हम इसमें अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंपनी निर्माण। इससे पहले देखो अपन ने व्यवसायिक स्वरूप पढ़े हैं। व्यवसाय के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमने 5 पढ़े थे। सबसे पहले एकल व्यापार, साझेदारी, सहकारी समिति, और पांचवा है कंपनी। तो आज हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि जो एक कंपनी है उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, क्या इसकी घट इसकी परिभाषा होती है, कौन कौन से इसमें अपने को इसकी स्थापना करने के लिए कौन कौन से चरण हैं वो काम में लेने पड़ते हैं। तो देखो जब कंपनी निर्माण की बात आती है कि अपन कंपनी का निर्माण करें तो अपने 4 जो स्टेप हैं या जो 5 स्टेप हैं वो काम में लेने होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप इसमें होता है प्रवर्तन, दूसरा होता है समामेलन, तीसरा होता है अभिधान और चौथा होता है व्यापार का प्रारंभ। तो एक जो कंपनी है उसकी स्थापना हम किसे कर सकते हैं? निम्न 4 चरणों में उसकी स्थापना कर सकते हैं या की जाती है। सबसे पहले होता है प्रवर्तन, दूसरा होता है समामेलन, तीसरा होता है अभिधान प्राप्त करना और चौथा होता है व्यवसाय का प्रारंभ। कि इन 4 स्टेप से गुजरने के बाद हम क्या कर सकते हैं? एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। और अपने को एक बात इसमें याद रखनी है कि ये जो 4 स्टेप हैं ये किसके लिए लागू होते हैं? केवल जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें ये स्टेप लागू होते हैं। एक निजी कंपनी के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके लिए समावेशन की कोई जरूरी नहीं है, न्यूनतम अभिधान का भी कोई औचित्य नहीं है। और बात रही व्यवसाय प्रारंभ करने की, तो एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय कभी भी क्या कर सकती है? प्रारंभ कर सकती है। लेकिन यदि कंपनी सार्वजनिक है तो जब तक उसे न्यूनतम अभिधान प्राप्त नहीं होता ना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि अभिधान होता क्या है, कितना होना चाहिए, होना क्यों जरूरी है, जितना इसमें तय किया गया उतना होना जरूरी है, वो सारे हम आगे देखेंगे। कि जब तक उसको अपने को याद रखना है कि जब तक उसको न्यूनतम अभिधान यानी जो भी सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम 2013 में तय किया गया है वो प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकती? अपने व्यापार का प्रारंभ नहीं कर सकती। अब एक बार इसको अपन जल्दी समझ लें कि ये जो 4 स्टेप हैं ये होते क्या क्या है। ये जो अपन ने यहाँ 4 स्टेप लिखे हैं, इन 4 स्टेप का क्या औचित्य है, क्या ये होते हैं, क्यों इनका होना जरूरी है। अब देखो सबसे पहले है प्रवर्तन। प्रवर्तन को अपन 2 शब्दों में समझेंगे। पहला शब्द आएगा इसमें प्रवर्तक,
व्यक्ति जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी निर्माण का ख्याल आता है, यानी वो व्यक्ति जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी निर्माण का आइडिया या कंपनी निर्माण का ख्याल आता है, वो क्या कहलाता है? प्रवर्तक। अब मान लो मैं हूँ और मैंने ये सोचा कि मेरे को अपने नाम से कंपनी बनानी है, तो मैं क्या मानूंगा? उसका प्रवर्तक। और मेरे द्वारा उस कंपनी का निर्माण करने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी मेरे को फॉर्मेलिटी करनी है, कैसे व्यवस्था करनी है, संचालक की व्यवस्था करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्म भरने हैं, अलग अलग विभागों से जो अनुमति लेनी है, वो सारे काम जो भी करूँगा वो काम क्या कहते हैं? प्रवर्तन। तो अपन कह सकते हैं कि प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में कंपनी निर्माण का ख्याल आता है और उससे जुड़े कार्यों को वो क्या करता है? पूरा करता है। वो तो हो गया प्रवर्तक। अब प्रवर्तन में अपन सीधा लिखते हैं कि प्रवर्तक व्यक्ति द्वारा कंपनी निर्माण से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, यानी उसके द्वारा जो भी फॉर्मेलिटीज की जाती है, जो फॉर्म भरना है, अनुमति देना है, उनकी व्यवस्था करना है, सरकार से अनुमति लेनी है, अलग अलग विभागों से अनुमति लेनी है, तो जो भी काम उसके द्वारा किए जाते हैं उन सभी कार्यों को क्या कहलाता है? प्रवर्तन कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रवर्तक व्यक्ति द्वारा कंपनी निर्माण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को क्या कहता है? प्रवर्तन कार्य कहा जाता है। दूसरा होता है समामेलन। अगर वो समामेलन क्या होता है कि समामेलन को अपन क्या कह सकते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर। कि जब तक कंपनी को अपना समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा, जब तक कंपनी को अपना समामेलन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं होंगे, तब तक उसका कानून की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इससे पहले अपन ने कंपनी की परिभाषा में पढ़ा था कि कंपनी क्या है? कानून द्वारा निर्मित करने वाला व्यक्ति है। तो व्यक्ति है तो उसका अस्तित्व भी होना चाहिए, और अस्तित्व कब बनेगा? जब वो क्या करेगी? उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कानून की दृष्टि से वो क्या हो जाएगी? रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 और इससे पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 में वो क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही वो क्या बन जाती है? एक समामेलित यानी रजिस्टर्ड संस्था बन जाती है। उसके बाद ही वो क्या करती है? कानूनी रूप से अस्तित्व में आके बाकी अन्य व्यक्तियों की तरह दूसरों के साथ व्यवहार कर सकती है। इससे पहले किए गए व्यवहारों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता। तीसरा होता है अभिधान। अभिधान का संबंध किससे होता है? देखें, अब देखो अभिधान का संबंध होता है कंपनी की पूंजी व्यवस्था से। पूंजी व्यवस्था से आशय कि एक मान लो निजी कंपनी है, तो अपने पहले पढ़ा था कि वो पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करती है? अपने निजी साधनों से वो क्या करती है? पूंजी की व्यवस्था करती है। यानी उसको पूंजी की व्यवस्था तो है उनके साधनों से करनी होती है। और यदि अपन पढ़ रहे हैं क्या? कंपनी निर्माण के चरण, और मैंने पहले कहा था कि ये सारे चरण किसके लिए लागू है? एक सार्वजनिक कंपनी के लिए, निजी कंपनी के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। अब कंपनी सार्वजनिक है तो उसको अपनी पूंजी की व्यवस्था कहाँ से करनी पड़ेगी? बाहरी साधनों से करनी पड़ेगी। और बाहरी साधन दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। एक होते हैं अंश और दूसरे होते हैं ऋण पत्र। दो तरह से वो क्या कर सकती है? अपनी पूंजी व्यवस्था बाहर के साधनों से कर सकती है। पहली अंशों के रूप में और दूसरी ऋण पत्र के रूप में। अब मान लो एक कंपनी है, उसने 1 लाख अंश जारी किए, ठीक है। अब अंश जारी करने के लिए उसको किससे अनुमति लेनी पड़ती है?
सेबी नाम जो संस्था है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे इसको क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। जब तक वो सेबी से अनुमति नहीं लेती तब तक वो अपना जारी नहीं कर सकती। अब सेबी ने प्रावधान बनाया हुआ है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि अपने अंशों का निर्गमन करती है तो जारी किए गए अंशों की 90% संख्या के बराबर उसके पास क्या आना चाहिए, आवेदन यानी एप्लीकेशन आनी चाहिए। यदि 90% उसके पास एप्लीकेशन नहीं आई तो वो क्या कर सकती, अपने अंशों का क्या नहीं कर सकती, अलॉटमेंट यानी उनको बांट नहीं सकती। कब तक नहीं बांट सकती, जब तक उसके पास 90% आवेदन नहीं आएंगे। और यहाँ से तो 90% लेके कितने अंश खरीदेंगे, उसके पहले बात है 90,000 अंशों की खरीदने के लिए उसके पास क्या आना चाहिए, आवेदन आने चाहिए। यदि 90% से कम उसके पास आवेदन आएंगे तो वो क्या नहीं कर सकती, अपने अंशों का अलॉटमेंट नहीं कर सकती, यानी वो बांट नहीं सकती। ठीक है, अब आगे अंशों की एप्लीकेशन तो कह सकते हैं कि न्यूनतम अधिनाम से आवश्यक जारी किए गए अंशों की उस संख्या से है जिसको खरीदने के लिए पहली बार जनता से कंपनी के पास क्या आनी चाहिए, आवेदन राशि आनी चाहिए। जब तक उसके पास आवेदन राशि नहीं आएगी तब तक वो क्या नहीं कर सकती, अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। अब अंशों का आवंटन मान लो हुआ ही नहीं है ना, एप्लीकेशन कितनी आई, 80% आई, 90 तो कम रह गए। अब कम रह गए तो वो अपने अंश बांट नहीं सकती। अब अंश नहीं बांट सकती तो उसके पास क्या नहीं आएगी, पूंजी नहीं आएगी। और जब तक पूंजी की व्यवस्था उसके पास नहीं होगी, यानी उसके पास पूंजी नहीं आएगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकती, अपने व्यापार का प्रारंभ को नहीं कर सकती। अब व्यापार प्रारंभ करने के लिए उसके पास क्या नहीं है, पूंजी है ही नहीं। अब पूंजी के अभाव में क्या नहीं कर सकती, अपने अंशों का ना। तो देखो उसके बाद वो क्या नहीं कर सकती, अपने व्यापार का प्रारंभ नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पूंजी आई नहीं। पूंजी नहीं आएगी तो वो अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। और निजी कंपनी है तो उसके लिए इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी पूंजी व्यवस्था खुद के साधनों से करती है। अब खुद के साधन से पूंजी व्यवस्था करेगी तो जहाँ से उसकी मर्जी हो वहाँ से वो पैसे लेके आए और क्या करे, अपना व्यापार प्रारंभ करे ना। जो उसको बनाना है, वो बेचना है, वो बेचे बनाए, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सारी किसके लिए है, सार्वजनिक कंपनी के लिए सारी उसके पास पाबंदी है। तो ये जो स्टेप अपन ने पढ़े हैं ये सारी किसके लिए लागू होते हैं, सार्वजनिक कंपनी के लिए। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, प्रवर्तनकारी होता है, इसमें समावेशन होता है, अधिदान होता है और व्यापार का प्रारंभ को कर सकती है। इससे अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक समझेंगे क्या कार्य करने पड़ते हैं, क्या प्रवर्तन के कार्य होते हैं, समावेशन कंपनियों को कौन सा तारीखें करनी पड़ती हैं, अधिदान में कौन कौन सी होती हैं, व्यापार प्रारंभ करते समय अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज की अपनी BST की फर्स्ट क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। थैंक यू।